सुबह के टाइम में। मैम हम्म गुड मॉर्निंग मैम। मैम इट्स माय फर्स्ट क्लास, तो मैम मुझे पूछना था कि इसकी क्लास की टाइमिंग्स क्या क्या होती है। क्लास की टाइमिंग्स B09 ये बैच है आपका, जिसमें ग्रुप नंबर 13 आपके पास नोटिस आता होगा ना ग्रुप 13 में। तो यस इसका मैम। क्लास होता है मंडे को 9 से 10, मंडे को 9 से 10, थर्सडे को 9 से 10, ठीक है। और ट्यूसडे और फ्राइडे को होता है 8:30 से 9:30। मतलब कल आपका क्लास होगा 8:30 से 9:30 और मंगलवार को होगा 8:30 से 9:30। ओके क्लियर मैम। है? थैंक टोटल यू 4 मैम। क्लासेस है, 2 मॉर्निंग में है और 2 आपकी इवनिंग में है। मॉर्निंग में क्या है, दोबारा रिपीट करिए, मंडे और थर्सडे 9 से 10, और रात के टाइम है 8:30 से 9:30, ट्यूसडे और फ्राइडे। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैम कल नहीं हुई थी ना फिजिक्स की क्लास? परसों। कल कल हुई है ना आपकी, आप तो आए भी थे कल क्लास में। परसों नहीं हुई मैम थी, परसों। परसों नहीं हुई थी मंडे रात वाली नहीं हुई थी, तब मैं लीव पे थी बेटा। चलिए फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9। आज के जो टॉपिक्स हैं ध्यान से समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, और गॉस लॉ क्या है। और जो नए बच्चे आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर पहले नहीं सुना है या पहले वाला क्लास नहीं लिया तो समझ में नहीं आएगा। फुल फोकस के साथ पढ़े, यहीं पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे अभी पहले कितने लेक्चर होंगे बेटा इस चैप्टर में? अभी कितने लेक्चर होंगे? अराउंड 20 हो जाएगा बेटा टोटल। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला जो चैप्टर है, देखो एनसीईआरटी में अलग अलग है। पोटेंशियल को आई थिंक अलग कर रखा है उन्होंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड चार्जेस को अलग कर रखा है। पूरा यस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैम। अगर की बात करें तो लगभग 20 लेक्चर लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा है और पोटेंशियल और उनमें भी बहुत टाइम लगेगा अभी तो, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड चार्जेस है, ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बाद खत्म हो जाएगा, देन आपका पोटेंशियल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो इससे पहले क्या किया था, कोई बताएगा मुझे मैम। क्या किया था मैम उन्होंने? टॉर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था, ओ सॉरी डाइपोल को प्लेस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। वेरी गुड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल के ऊपर टॉर्क देखा, ठीक है, और हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक किया था, ठीक है। तो यस उनसे भी मैम। रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करो। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आपको दिख रहा है सामने। यस मैम। तो प्लस क्यू यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियली आउटवर्ड। और ये सभी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड ये जा रही है। जिसमें मैग्नीट्यूड फील्ड का हमें कैसे पता लगता है, डेंसिटी ऑफ लाइन। जहां ज्यादा डेंसिटी है लाइंस का, हम कहते हैं वहां जो फील्ड है वो ज्यादा है, फील्ड स्ट्रेंथ जो है वहां ज्यादा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ एरो से पता लगता है, ठीक है। सेम टू सेम चीज माइनस क्यू पे अप्लाई होगा। माइनस क्यू का बस डायरेक्शन बदल जाएगा। डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव चार्ज का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड। तो क्लियर होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। डेंसिटी जहां आपको दिख रही है, इसका मतलब वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। मैम अभी इसमें भी 90 लास्ट डिग्री क्लास करने में का। किया था ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल रख दिया, तो इसके ऊपर एक माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू था। तो माइनस क्यू पे मैं बोल रही थी कि क्यू ई चार्ज लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है, तो इधर फोर्स ज्यादा लगेगा। क्या था ना एक क्वेश्चन, क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी से हमको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? यस मैम। आगे चलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वैसे? क्या आपको एक्चुअली में चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखता है? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं। कैसे पता लगेगा कि ये लाइंस यहाँ है? कैसे पता लगा हमको? हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर भी हमें लग रहा है कि यहाँ फील्ड है, हमें लगा कि इस जगह मैम पर एक बार बैक वाली स्लाइड दिखा दोगे? मैम ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड चार्जेस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर। ओके मैम। तो अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फील्ड है या नहीं? मान लीजिए आपको चेक करना है कि यहाँ पर फील्ड है या नहीं। मान लो यहाँ पर फील्ड था,
हमें पहले नहीं पता था ये लाइंस है, और ये हमने कोई भी एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो रख दिया, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो अब ये चार्ज मूव करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको पता है हमने एक फॉर्मूला किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ई क्यू। तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप रेस्ट पे मान लो, उसको छोड़ा, और अगर वो मोशन कर रहा है, उसके मोशन से हम समझ गए कि ये आप क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि वहां पर क्या है, फील्ड है। तो ये इमेजिनरी लाइंस है along which a free positive charge would move if allowed to do so। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां से होती है, देखो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड था ना, तो वहां से ओरिजिनेट हो रही है एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या, मान लीजिए एक प्लस क्यू मैं इधर रख दूं और एक माइनस क्यू इधर रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इस तरह। ठीक है, इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस क्यू एंड इट विल टर्मिनेट इन माइनस क्यू। ये बात समझ में आती है। फिर आता है फ्रॉम क्लोज लूप, ऐसा नहीं है कि यहां से ऐसे घूम जाएगा, इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज 1 एंड इट विल टर्मिनेट इन चार्ज 2। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज उसमें टर्मिनेट हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है। ठीक है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। मान लो अगर मैं प्लस क्यू चार्ज एक रख दूं, तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट इज एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इट इज एक्सटेंडेड। अगर आप दूर कहीं जाके देख रहे हो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है जरूर लेकिन कम हो गया है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो चार्ज की वजह से, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। ये जो दूरी है ये क्या है, आर। तो जितना दूर जा रहा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब देखो, आप दिख रही है स्प्रेड हो रहा है, तो पास में ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूर जाते जा रहे हो तो कम है, वो फॉर्मूले से भी पता लग रहा है हमको। ठीक है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस अनटिल और अनलेस कोई आसपास हमने ऐसे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट साइन के पुट नहीं कर दिए, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह हमने रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर टर्मिनेट हो रहा है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। अगर मैं आपको बोलूं, मान लो एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज प्लस 2q है, तो किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ज्यादा दिखाओगे, मैम मैम 2q प्लस 2q। यानी अगर हम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड प्लस लाइंस 2 पे प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोटेड डाउन। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या टू अ चार्ज, टू अ चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा होता है ना, या एक चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। फिर फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मान लो दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है आपका और एक माइनस क्यू है, तो फील्ड लाइन सिमेट्रिक है। अगर ऐसे ऊपर आप दिखा रहे हो तो ऐसे ही एक नीचे भी होगी। समझ में आई ये बात कि वो ऊपर नीचे ऐसे सिमेट्रिक आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस। ये चीज हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि जहां आपको डेंसिटी फील्ड लाइंस का ज्यादा लग रहा है वहां पर क्या है, डेंसिटी अगर ज्यादा है तो क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ मुझे बता दो एबीसी में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मैम ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज डेफिनेटली मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक है, और आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी पे है वो भी बी से ज्यादा है, यस मैम। और ऑलमोस्ट यस मैम थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी के है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है कहाँ स्ट्रेंथ कम है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक मैम। फील्ड लाइंस। हाँ जी बेटा, मैम ये वाला एक बार डेंसिटी वाला दोबारा से बता दो। डेंसिटी वाला दोबारा से बताना है, देखो यहीं पर देख लो। डेंसिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां पर ज्यादा है, डेंस है, घना है। तो यहाँ पर देखो फील्ड लाइंस कितना आप देख रहे हो, पास पास है, यहाँ पर यही 4 फील्ड लाइंस दूर हो गई है, समझ रहे हो। तो यहाँ जहां पास आपको दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, और यहाँ पर कम है। ठीक है, यही पॉइंट है कि आपका डेंसिटी जिधर है उधर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस मतलब क्या है,
डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस, या मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी बोल लीजिए, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर है यस सबको? मैम। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर Clear है, ma'am. परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, ये मैंने अभी आपको बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ द चार्ज के। अब अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो मैं इसी पे दिखा रही हूँ, अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, या मुझे इस पॉइंट पर देखना है, या मुझे इस पॉइंट पर देखना है, तो मैं कैसे देखूंगी? मैं उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देती हूँ, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इधर किधर होगा? अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, इस पे करेंगे ऐसे हो जाएगा। तो टेंजेंट की मदद से आप किसी भी पॉइंट पर बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है। समझ में आया? आगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी ऊपर वाला पॉइंट पढ़ के आ गया होगा ना समझ में। अगर इंटरसेक्ट कर गया, मान लो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, अगर इंटरसेक्ट कर गया, तो अगर मैं इस पाथ की बात करूं और मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इधर आना चाहिए डायरेक्शन, और इस पाथ की बात करूं तो अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो किधर आएगा? नीचे की तरफ, ऐसे। एक ऊपर एक नीचे, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जिसको भी किसी पॉइंट पे डाउट है, सभी पॉइंट्स खत्म कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस दैट। आगे चलते हैं। फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो, देखो यहां से आप देख पा रहे हो रिपेल्ड कैसे है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है। कहने का मतलब क्या है इसका? देखो मान लो एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, आपको पता है इसमें बाहर की तरफ ऐसे रेडियली आउटवर्ड फील्ड आएगा, राइट? और इस तरफ भी आएगा, आएगा ना? तो ये जो फील्ड है इस तरीके से क्या करेगा? एक दूसरे को, अरे, रिपेल करेगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो रिपेल कर रहे हैं फील्ड लाइंस को, ये ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा। क्लियर है सबको? और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव चार्जेस में क्योंकि फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, तो यू कैन से कि इट अट्रैक्ट्स। अगले पे आ जाओ। पैरेलल इक्विस्पेस स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये चीज कर चुके हो, लास्ट क्लास में भी कराए, हम इसको यूज ही कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड को हम ऐसे पैरेलल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को आप नॉन पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। फिर आ जाइए आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कंडक्टर की परपेंडिकुलर होता है। हाँ जी बेटा। मैम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर क्रॉस कर सकती है? हम क्रॉस एक नहीं दूसरे करेगा, नहीं नहीं करेगा, ठीक है। वो देखा जाएगा कि वो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कुछ नेट बाद में निकल के आएगा, लेकिन ऐसे क्योंकि टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, तो नहीं यस। करेगा। आ गया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं, 3-4 लाइन बना के दिखा दूं, एक लाइन हो गया ये कंडक्टर है, ठीक है, एक लाइन हो गया मान लो ऐसे, ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? ये कंडक्टर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो इनमें से कौन सा होगा? मैम ऊपर वाला। मैम वाला। सेकंड वाला, नीचे वाला। सेकंड वाला, ये परपेंडिकुलर बनेगा। दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, तो ये होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको परपेंडिकुलर दिखे, वो वाला पॉइंट टिक करना है अगर आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे मेजर मेजर जो है प्रॉपर्टीज हैं फील्ड लाइंस का। इससे रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है? मैम लास्ट वाली एक बार बता देना। लास्ट वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर बनाना बेटा सरफेस ऑफ अ कंडक्टर के। मान लो कंडक्टर के ऊपर मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस क्यू दे दिया, तो प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पूरे पे प्लस 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 चार्ज ऐसे है। और आपको पता है प्लस चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है? आउटवर्ड होता है, तो इस तरह। तो ये जो ये परपेंडिकुलर मैम। बनेगा, फील्ड लाइंस आप बनाएंगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगा। आपको 4-5 बना के दिखा दे, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो वो करना है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। क्या Yes, प्रॉब्लम ma'am. बेटा? यस मैम क्लियर हो गई। कौन सा वाला पॉइंट रिपीट करना है? अब देखो यहाँ पर भी नॉन कह रहे यूनिफॉर्म मैम। है ना, जिसने भी डायरेक्शन का पूछा नॉन यूनिफॉर्म है, बट दे आर नॉट
क्रॉसिंग ईच अदर, कट नहीं कर रहे। ठीक है, पीछे है, बताओ कौन सा पॉइंट है, नंबर डालना चाहिए था ना मुझे। बताओ कौन सा है, माइक ऑन करके बता दो इतनी देर में तो। 1 2 1 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये वाला पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बाहर की तरफ दिखाते हैं, ओरिजिनेट हो रहा है वहां से, और नेगेटिव में टर्मिनेट हो रहा है, वहां पर खत्म हो रही है, ऐसे आप दिखा सकते हो। फिर दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, एक चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरे पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज का ये वाला लाइन ऐसे भी नहीं हो सकता, आपको पता, इट इज एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी। समझ में आया? चलिए यस आगे। मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन करो फिर आप लोग। क्वेश्चन था ये क्यू है, ये 2Q है। कोई जनरल ही ले लेते हैं, Q1 और Q2। एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, और मैं आपको दिखा रही हूँ, मान लो इससे गया एक इस तरीके से फील्ड लाइन, एक इधर से गया, एक और आया, तो आप इसको देख के बता सकते हो कौन सा चार्ज आपका बड़ा होगा, बताओ। हम Q1 Q1 बड़ा होगा क्योंकि उससे फील्ड लाइंस आपकी ज्यादा जा रही है। यस मैम, वन है। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ जी। पॉइंट था, मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूं और ये मैं बोलूं कि ये दोनों मैंने नहीं दिखाया आपको, ठीक है, इतना फील्ड लाइंस है, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि चार्ज Q1 टू Q2 का आप रेशियो निकालिए, चार्ज ऑफ Q1 टू Q2 का रेशियो निकालिए, कैसे निकालोगे? 4:1 मैम 4:1 1/3। 1/3। देखो एक प्रॉपर्टी हमने 4:1 किया था, जो मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया आपको, कि चार्ज से कितना नंबर ऑफ लाइंस निकल रहा है वो प्रोपोर्शनल है उसके मैग्नीट्यूड के, चार्ज के मैग्नीट्यूड के, या चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। मान लीजिए जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, ऐसे बोल रही हूँ मैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, Q1 बाय में Q2, अगर दो चार्जेस ले लिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पहले में है ऑफ चार्ज 1 बाय में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ चार्ज 2। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 1 में कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दूसरे में 4 दिखा रखा है, तो 4 1 जा, और ये क्या होगा, 2:1 रेशो हो गया। और अगर मैं, ये तो हम मैग्नीट्यूड, कैसे किया? अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये भी आप बता सकते हो? यस मैम Q2 Yes, नेगेटिव Q1 Q1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। नेगेटिव। और अगर आपको ऑप्शन में प्लस माइनस में दे रखा हो तो समझ लेना कि वो विद साइन उन्होंने पुट कर रखा है, अगर मैग्नीट्यूड में नहीं पूछा तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपके पास -2:1 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? मैम ये वाला बता दीजिए दोबारा से। यहाँ मैंने क्या बताया आपको, अगर ऑप्शंस में इस तरीके से दे रखा है ना कि चार्ज का साइन के साथ उन्होंने रखा हुआ है, अभी क्या करा हमने, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के हिसाब से रख दिया, मैग्नीट्यूड वाइज देख लिया, मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है ना, और अगर आपको साइन के साथ दे रखा है तो आपको पता है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपके पास ये माइनस आ जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। मैम ये 8/4 कैसे आया?
क्या बेटा 8/4 कैसे है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देख लो ना, चार्ज 1 में कितना है 8 है, और चार्ज 2 में जो जा रहा है वो कितना है 4 है। ठीक है, आगे मैम चलते हैं। यहाँ पे -2 क्यों आया मैम? -2 इसलिए आया बेटा, एक ये देखो जिसमें से फील्ड लाइंस जा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, यस मैम। जिसमें फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रहा है वो एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं विद साइन चार्जेस का रेशो देख रही हूँ तो वो -2:1 हो जाएगा, और सिर्फ मैग्नेटिक तो 2:1 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलिए ये बताइए, सम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर शोन इन फिगर, एट व्हिच पॉइंट आउट ऑफ ए एंड बी विल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी मोर? ए। के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, ए मैम। एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ये तो बहुत इजी सा था। अच्छा, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, मैं आपको ऐसे बोलती हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उसमें एक चार्ज को हमने रिलीज किया है, मान लीजिए ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक +Q चार्ज को मैंने रिलीज किया है, ठीक है, और मान लीजिए यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए आपका चार्ज किसी वेलोसिटी से आ रहा है +Q, यानी इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो क्या ये चार्जेस इन फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा? क्या ये चार्जेस इन फील्ड लाइंस मैम कौन सा वाला? एक चीज आपने अभी तक हमने यूज भी करी है कि प्लस चार्ज जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगता है टुवर्ड्स द फील्ड, माइनस चार्ज जो है उस पे फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द फील्ड। मतलब अगर -Q अगर मैं यहाँ रखूं तो इस पे इधर लगेगा, +Q इधर लगेगा। अगर रेस्ट पे आपने चार्ज रख दिया तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मान लो QE, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इधर लग रहा है QE, तो ये QE जो फोर्स है ये अलोंग द फील्ड लाइंस लग रहा है ना बेटा। रेस्ट पे अगर रखा है चार्ज, यस मैम। तो और रेस्ट पे रखा है, उसका जो मोशन होगा वो अलोंग द फील्ड लाइन लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा अलोंग द फील्ड लाइंस, यस इट विल फॉलो द फील्ड लाइंस। लेकिन अगर इसकी बात करूं कि किसी अलग एंगल पर वो एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है आगे, लेकिन इस फील्ड की वजह से +Q पे चार्ज किधर लगेगा? इधर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द फील्ड लगेगा, तो इधर लगेगा फोर्स, और इसका मोशन है इधर। तो अब ये एग्जैक्टली फील्ड लाइंस को फॉलो तो नहीं कर सकता है, कुछ इस तरीके का पाथ ले लेगा, पैराबोलिक पाथ, कि भाई मैं जाना आगे चाहता हूं लेकिन मुझे इधर की तरफ जो है फोर्स लग रहा है, तो मैं सीधी भी नहीं जा पाऊंगी ना, ठीक है, तो इट विल नॉट फॉलो द फील्ड लाइंस। सो इट विल फॉलो द फील्ड लाइंस अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट पे रखा है फील्ड के अंदर, तो इट विल फॉलो द फील्ड लाइंस, अदरवाइज इट विल नॉट फॉलो द फील्ड लाइंस। समझ में आया? ओके मैम, थोड़ा 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 इसमें थोड़ा क्या समझ में नहीं आया? आपने एक चार्ज रख दिया, चार्ज के ऊपर फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है, ठीक है, रेस्ट पे रखा है, +Q रख लो, -Q रख लो, एक +Q रखा टुवर्ड्स द फील्ड लाइन, और अगर -Q उसके अपोजिट लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन फील्ड लाइंस के अलोंग लग रहा है। लेकिन अगर किसी और एंगल पे आपने उसको मोशन में ला दिया, मान लीजिए आप प्लेग्राउंड में भाग रहे हैं, ठीक है, आप भाग रहे हैं सीधे, आपके दोस्त ने आपको पुल कर लिया, तो क्या आप सीधे जा पाएंगे? आप घूमेंगे ना ऐसे, वही चीज तो है। वो जो चार्ज है अब वो फील्ड लाइंस के अलोंग नहीं मूव कर रहा, वो कुछ ना कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ ले रहा है। समझ में आया? चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। +Q, यस यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। एरिया वेक्टर समझिए पहले तो। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? हाँ जी बेटा, मैम स्केलर है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2D सरफेस लेते हैं हम लोग और 3D सरफेस से इसको समझते हैं, ठीक है। पहले एरिया वेक्टर समझेंगे, देन वी विल कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो A है। स्क्वायर नहीं लग रहा है, ये पैरेललोग्राम लग रहा है कोई ऐसे, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो ये अगर एरिया है आपके पास, ये 2D सरफेस हो गया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, मान लीजिए मैंने ये फोन ले लिया है, ये 2D सरफेस हो गया, ये इसका ऊपर क्या है, एरिया है, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन क्या है 2D सरफेसेस में? इसका डायरेक्शन होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, दोनों या एक जैसे लग रहे हैं ना आपको, तो दोनों ही आप डायरेक्शन ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो मेरे पास जो ये जो
सरफेस है, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस इधर, ठीक है, इधर मेरे पास वाई एक्सिस है और इधर मेरे पास क्या है, जेड एक्सिस। तो मेरा जो ये फोन रखा है वो ऐसे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं, मान लो ये मेरे पास ए है, चलो रेक्टेंगल ही ले लो, ये बी है, तो एरिया है कितना, ए बी। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो प्लस के कैप और या फिर माइनस के कैप, ये बात समझ में, माइनस के। ठीक है। डायरेक्शन रिप्रेजेंट यस करने मैम। का तरीका 2D सरफेसेस में ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 3D सरफेस की। 3D सरफेस में क्या होगा, मान लो एक मैंने क्यूब ले लिया इस तरह। 3D सरफेसेस में आप लोग हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे, ऐसे बाहर की तरफ, इनवर्ड्स नहीं होगा। जैसे इसमें तो ऊपर नीचे हो गया, दोनों हो सकता था, लेकिन 3D में ऑलवेज आउटवर्ड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल भी बोलते हैं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मान लो ऊपर वाला सरफेस का देख रही हूं मैं, तो आउटवर्ड बाहर की तरफ, अगर वो 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसका अगर आप करेंगे तो इस तरफ, नीचे वाले का करेंगे तो नीचे, और सामने वाला फेस का करेंगे तो आपकी तरफ हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको, एरिया वेक्टर लेना कैसे है। तो मैम क्लोज 3D वाला समझ में नहीं आया। देखो, यही मान लीजिए ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है ना, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के ऊपर अगर मुझे एरिया वेक्टर देखना है तो कौन सा सरफेस ले रहे हो, पहले तो ये देखना पड़ेगा। मान लो ऊपर वाला सरफेस ले रही हूँ तो इट इज आउटवर्ड ऐसे, नीचे वाला सरफेस ले रही हूँ तो नीचे आउटवर्ड, आउटवर्ड परपेंडिकुलर नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन है। इधर वाले का इस तरफ है, इस पे किसी भी पॉइंट पर जाओ ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर बनता जाएगा। समझ में आया, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं देख रही हूँ, ठीक है, क्लियर है। जैसे स्फीयर की अगर मैं बात करूं, स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो हर पॉइंट पर उसके ऊपर क्या लगेगा, परपेंडिकुलर रहेगा वो। ये परपेंडिकुलर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये एरिया वेक्टर लेने का तरीका है, ठीक है। 2D वाले में क्या है, 2D वाले में सिंपल है, ये 2D सरफेस है, आप ऊपर भी दिखा सकते हो नीचे भी दिखा सकते हो। बट जब इसी को मैं अगर क्लोज सरफेस 3D सरफेस बोल रही हूँ, ठीक है, तो आउटवर्ड ही दिखाना है, अंदर वाला नहीं लेना है। समझ में आई बात। यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस से, मान लो ये मेरा एक प्लेन सरफेस है, इससे मेरा कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रहा है। मान लो यहाँ पर बहुत सारा फील्ड लाइंस है, मान लो आपके पास क्या है, बहुत सारी फील्ड लाइंस है, तो इसमें से परपेंडिकुलर कितना निकला। अच्छा, इसमें फ्लक्स जो है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएगा ना। यस मैम। E is directly proportional to E, यस मैम। और एरिया ज्यादा कर दिया तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे जो काट के जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी जो फाई है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, एरिया वेक्टर ई, एरिया वेक्टर ए, और ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फ्लक्स आपके पास क्या है, स्केलर। इक्वल टू थोड़ी ना आएगा फिर, डायरेक्ट क्या बेटा, मैम इक्वल टू कैसे है? इक्वल्स टू कैसे है, देखो तभी हमने यहाँ पे क्या लगाया है, डॉट प्रोडक्ट आया है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं, ठीक है, तो कुछ वैल्यू निकल के आती है ना, ये नंबर निकल के आएगा। अभी देखो इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ऐसे एक शीट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास मान लीजिए ऐसे है, चलो ऐसे ही ले लो सबसे पहले, तो ये ऐसे, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एरिया जितना ज्यादा हो रहा है उतना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करेगा, और जितना ज्यादा डेंस फील्ड लाइंस है, मतलब जितना स्ट्रेंथ ज्यादा है उतना परपेंडिकुलर इससे पास करेगा। ये तो सिंपल केस है। ई डॉट ए का मतलब क्या है, ई ए कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ई एंड ए। एरिया वेक्टर जो आप अभी, इसीलिए आपको एरिया वेक्टर सिखाया है ताकि आप डायरेक्शन देख सको, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपको एंगल देखना है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसे है, मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इससे ऐसे परपेंडिकुलर काट रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता, यस मैम। तो Yes, दोनों के मैम, बीच में कितना एंगल हो गया, 90 90
90 नहीं, 90 कैसे होता बेटा? 90 तब होता जब इस तरफ आपके पास कुछ होता। एरिया वेक्टर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको परपेंडिकुलर काट रहा है जो मैंने आपको दिया है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए cos 0 एंड cos 0 इज 1, तो ये कितना बच गया, ई ए। ठीक है, अब मैं किसी और एंगल की बात करती हूँ। मान लो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे है, इस तरीके से जा रहा है ऐसे, और इसमें मेरा ऐसे शीट रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप इसको ऐसे मान लो, मतलब मेरा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे किसी एंगल पे जा रहा है। तो आप जो ये शीट देख रहे हो ना, ये सामने से देख रहे हो, जैसे फोन देख रहे हो आप, ये दिख रहा है आपको, है ना? समझ में आई है बात? ये दिख रहा है आपको जो मैंने फिगर में दिखाया है, और इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे एंगल पे जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं सारे काटते हुए इसको टेढ़े, किसी थीटा एंगल पे जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मुझे ये बताओ, इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा? या तो इधर होगा या इधर होगा, ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे ना आप। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. तो आपको एंगल कौन सा लेना है? ई और ए के बीच में लेना है। कौन सा एंगल होगा? ये वाला, राइट? ई और ए के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा एंगल? टोटल 90 है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस में थीटा। समझ में आया? जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको cos 90 minus theta sin theta. यस, तो आपका डॉट प्रोडक्ट जो है उससे क्या मिल रहा है आपको? जैसे ही आप उसका कंपोनेंट लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वाली लाइंस आ जाएंगी ना आपके पास। जैसे ही आप उसको तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स ले रहे हो जो उसका अलोंग द एरिया वेक्टर आ रहा है। ई ए कोस थीटा का मतलब क्या है? एरिया का वो कंपोनेंट जो ई के अलोंग है, या ई का वो कंपोनेंट जो एरिया के अलोंग है। यही बात है ना? या तो आप एरिया Yes को ma'am. ई के अलोंग कर लो, या एरिया ई को ए के अलोंग कर लो। समझ में आई बात? जैसे इससे रिलेटेड फिगर से अगर मैं समझाऊं आपको, मान लो ये है आपके पास एक डिस्क है, दिस इज योर डिस्क। ठीक है, डिस्क है, ये 2D सरफेस हो गया इसका। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये हो गया, ये मान लो ये वाला जो कि ये है आपके पास एक डिस्क है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर से रिप्रेजेंटेड होगा? ऐसे, ऊपर या नीचे? या फिर नीचे। नीचे। वो हम हमारे कन्वीनियंस से है, जनरली हम लेते हैं ई, और ई को देख के ले लेंगे कि किधर है। जिस तरफ ई का है उस तरफ डायरेक्शन है, उस तरफ ए का डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। अब मैं अगर बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है जी, और इसके साथ वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो मुझे फ्लक्स निकाल के बताओ कितना आएगा? 60 फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स क्या होगा? ई ए कोस 60। एंगल बता रहे हो आप, ये एंगल कितना हो जाएगा? cos 60 की वैल्यू क्या होती है मैम? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, तो एंगल ध्यान से लेंगे, एंगल लेना है एरिया वेक्टर और ई के बीच में, उस एरिया के साथ नहीं ले लेना एंगल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। तो ई ए कोस 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है? √3/2 शायद। √3/2 होता है। मैम मैम रूट पता थ्री नहीं। ई ए बाय में 2। 1/2 होता है। वैल्यूज में गलती नहीं करो, इसको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, आपको पता है कोस 0 से आप 90 जा रहे हो, 90 की तरफ कम होती जाती है ना वैल्यू। ठीक है, √3/2 कितना होता है? छोटा होता है। 30। हाँ, 30 पे आएगा। ठीक है, तो EA/2 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और एरिया मैम नहीं है ना। अगर मैं इस डिस्क का आपको रेडियस दे दूं, तो E इंटू में πr²/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, E A कोस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया का क्या डायरेक्शन है उसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। आपको बस ये चेक करना है कि कैसे बन रहा है वो एंगल। अब मैंने आपको जो सबसे अच्छा और सिंपल एग्जांपल दिया, डिस्क वाला दिया, ये डिस्क है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला कि कुछ ऐसे जा रहा है टेढ़ा। ठीक है, इस सरफेस के मान लो ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है ये वाला मैंने दे दिया आपको 30 डिग्री, और फ्लक्स निकालने को बोल दिया। फ्लक्स क्या होगा? ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आपको डायरेक्शन देखना है, तो क्या मैं ये वाला एंगल लूंगी, या इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है और ये जो ई है इनके बीच वाला एंगल लूंगी? मैम बीच वाला सर। बीच वाला। तो 60 डिग्री आपको लेना है, तो ई ए कोस 60। समझ में आ गया? अभी कर लोगे? यस मैम।
ठीक है, मैम हो जाएगा शायद, क्या कह रहे हो बेटा? मैम कर लेंगे। कर लेंगे, वेरी गुड। आगे चलते हैं फिर, क्वेश्चन करते देखो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्पेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। क्या बोल रहे हैं आपको? ये बोल रहा है कि आपका पहले तो सबसे पहले बात फॉर्मूला लिखो, ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट हम आई जे के की फॉर्म में भी लेते हैं ना, लेते हैं नहीं लेते हैं? मैम इसमें कॉस्ट रिटर्न नहीं लेंगे? कोस थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं है ना आपको बेटा। अभी आपको क्या चाहिए, देखो ये 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ई की जगह रख लो, सॉरी 6i कैप, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये तो आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, डॉट। ठीक है, 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन का मतलब क्या होता है? एरिया थ्रू अ स्पेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। आपको एरिया दे रखा है 20 और डायरेक्शन आप निकाल सकते हो YZ प्लेन से, जैसे x y और ये z है, x y z है। तो एरिया वेक्टर कहाँ, एरिया कहाँ है? 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। मान लो यहां हो गया वो, सही। और उसका डायरेक्शन किधर लोगे? ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्शन क्या होगा? ये आई कैप डायरेक्शन हो गया, यानी कि 20 आई कैप इज योर एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आपको देखो, आपको याद हो आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, 0 या जे डॉट आई भी 0 होगा, एंड के डॉट आई भी 0 0 होगा। तो इनको एक्स एक्स कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई, वाई वाई से, जेड जेड से, ऐसे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 20 इंटू 6 120। 120 आ जाएगा फिर। ये 120 लाइंस है जो पास कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे एंगल का रिक्वायरमेंट भी नहीं था, यहाँ एंगल निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे के तीनों के अलॉन्ग कुछ ऐसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो वहां से एंगल निकालना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी आपको ऐसे डॉट प्रोडक्ट लेना भी आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आई जे के की फॉर्म में रख रही हूँ, एरिया वेक्टर आई जे के की फॉर्म में रख रही हूँ, तो डॉट प्रोडक्ट लेके भी तो आंसर निकल जाएगा। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए फिर। अब आपका सवाल ये हो सकता था, मैम वाई नॉट माइनस आई कैप। मान मैं तो एरिया वेक्टर 20 माइनस 20 आई कैप भी ले सकता था। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका आई जे के तीनों पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही मूव करा, तो एरिया वेक्टर भी उधर ही रहेगा। ठीक है, यस मैम। Yes, चले ma'am. आगे। मैम ये लास्ट, क्या बेटा? अभी आपने लास्ट पॉइंट बोला, मैंने ये Positive. बोला आपको कि आपको, तो मैंने ये बोला ना कि 2D सरफेस अगर है तो एरिया वेक्टर दोनों दिशाओं में आप ले सकते हो। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा लेना है, उसके लिए बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जिधर दिखे उस डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर लेने का कोशिश करो। ठीक है, ओके मैम मैम। कहा था पॉजिटिव में आया तीनों। हाँ तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से है। मान लो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा होगा और यहाँ आपका डिस्क रखा है, तो इसी तरफ आप डायरेक्शन लेंगे। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये बताइए, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। पॉइंट चार्ज एक क्यू प्लेस कर दिया कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ए पे, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर से कितना फ्लक्स जाएगा? यूज योर फॉर्मूला। फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? ई डॉट ए। हाँ जी बेटा, आई कैप इसे ले लिए, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस हो गया ना, इसलिए आई कैप लिया। इन्होंने क्या किया देखो, ये मान लीजिए आपका स्क्वायर ही समझ लो इसको, यहाँ इस कॉर्नर पे इन्होंने चार्ज रख दिया, रख दिया नहीं रख दिया? आपको पता है एक चार्ज से ऐसे आपका जो फ्लक्स है कुछ आगे आएगा, कुछ इस सरफेस से जाएगा, कुछ पीछे जाएगा, कुछ इधर आएगा, राइट? तो आपको बताना कि इसमें से कितना पास किया। तो इस चार्ज की जितनी भी फील्ड लाइंस इस सरफेस के अलोंग होंगी वो आपके पास कैसे निकलेगी?
देखो ये जो इस एक पर्टिकुलर चार्ज से, मान लो ये मेरा चार्ज है, ये मेरा चार्ज रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इससे कुछ फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही है, कुछ मेरी तरफ आ रही है, कुछ इसके अंदर जा रही है। तो जो बाहर आपकी तरफ है, मेरी तरफ है, ऊपर है या इस साइड में है, वो तो इससे पास करेंगी ही नहीं ना। करेंगी क्या बताओ? इससे पास कौन सी इसको टच करने वाली फील्ड लाइंस हैं ही सिर्फ जो इस सरफेस के पैरेलल जा रही है। यस और नो, ये बात समझ में आया नहीं आया? यस मैम आ गया। राइट। तो अब आपको सिर्फ उनको चेक करना है जो सरफेस के साथ जा रही है, क्योंकि बाकी तो उसमें से जा ही नहीं रही है ना तो क्रॉस कर रही है ना उसको टच करके जा रही है। तो जो सरफेस से जा रही है वो आपको समझ में आ गया कि वो सरफेस, पहले तो बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को टच करते हुए जा रही है, और एरिया वेक्टर सरफेस का लूं तो परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या ई और ए के बीच में एंगल 90 नहीं हो गया? यस मैम। राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। कोस 90, तो ये हो जाएगा आंसर 0। क्लियर है सबको? मैम Yes, एक ma'am. बार ये वाला दोबारा से। दोबारा, ये टाटाइज है, ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया, ये चार्ज था। ऑलराइट। तो अब आपको पता है एक चार्ज से हर दिशा में, एक पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं, उसमें से हर दिशा में लाइंस जा रही हैं, इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. लाइंस जा रही हैं। तो आपको ऊपर जो दिख रही होंगी, जो इधर जा रही हैं, जो इस साइड जा रही हैं, जो ऊपर जा रही हैं, ठीक है, या मेरी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, वो तो इस सरफेस से गुजर ही नहीं रही, उनको तो हमको देखना ही नहीं है। अब बात हुई जो इससे कुछ पास होंगी, जो इस सरफेस के थ्रू निकलेंगी। कुछ ऐसे भी आएंगे ना जो ऐसे निकल रहे हैं इसमें से ऐसे, यस मैम। लेकिन ये वाली भी फ्लक्स में नहीं आती। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर तो आपकी तरफ हो गया परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अंदर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी तरफ एरिया वेक्टर हो गया, और फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में डायरेक्शन क्या हो, मतलब एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो 90 हो गया तो क्या हो गया आपके पास? 0। ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा? जैसे अभी तक मैं फॉर्मूला लिख रही थी, phi इक्वल्स टू E डॉट A। हो सकता है कहीं फील्ड ज्यादा है, कहीं फील्ड कम है। उस केस में क्या करेंगे आप? मान लो ये मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक रैंडम सरफेस है, इसमें से कुछ फील्ड लाइंस जो है वो जा रही हैं। तो आप क्या करते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, उसमें से देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैं देखूं छोटा सा d phi फ्रॉम स्मॉल एरिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड E जा रहा है dA, तो यहां पर आप इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेट करके phi टोटल फ्लक्स phi इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है कि E जो एंगल बना रहा है A के साथ, वो हर जगह सेम बना रहा है, ठीक है, वो हर जगह यूनिफॉर्म है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं E डॉट A। लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, ऐसे टोटल नहीं निकल रहा है, तो छोटा सा एरिया ले लो, उसमें से कितना पास हो रहा है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? अभी ये जो चीज है, ये थोड़ा सा गॉस लॉ में इस्तेमाल होगी। आगे चलते हैं। गॉस लॉ। मैं एरिया वेक्टर एक बार बता दो एरिया कैसे निकाल एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है ना। ये आपके पास सरफेस है, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये अगर एरिया है, इसका परपेंडिकुलर क्या होएगा? ये होएगा, ठीक है। यस मैम। और अगर मैं मेरी तरफ वाले सरफेस की बात करूं, तो उसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है? यस मैम। अगर इस सरफेस की बात करूं तो भी इधर आएगा ऐसे परपेंडिकुलर। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर क्लोज सरफेस है, हमेशा आउटवर्ड से दिखा रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर सिर्फ 2D की बात करूं, मान लीजिए मैं एक पेज की बात करती हूँ, 2D की बात करते हैं हम लोग। मान लो ये है मेरे पास, ये है मेरे पास 2D, ये एक 2D सरफेस है। इसका आप इधर भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, और मैंने आपको बोला वो ले लो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहे हैं। समझ में आ गई बात? यस मैम। ओके। अब गॉस लॉ हमको क्या कहता है? गॉस लॉ हमको ये कह रहा है, उसने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम आसान कर दी है गॉस लॉ ने। वो क्या कह रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस, 3D सरफेस, एक क्लोज सरफेस है, इज 1/E0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या बोल रहा है कि मान लो कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस से जाएगा ना,
वो क्या है 1/E0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा है, जितना भी चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1/E0 टाइम्स कर दो, आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। समझ में आया? इजी कर दिया ना। अब निकालने की जरूरत नहीं, आपको देखना है इसके अंदर चार्ज कितना है, उसके नीचे E0 लगा दो। मैम ई नॉट की वैल्यू E0 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी 8.12 into 10 to the power minus 8.85 into 10 की पावर -7। यस मैम। -12। आप किस यूनिट में देख रहे हो तो मैम उसके 9 भी तो ले सकते हैं ना, हाँ जी बेटा 8.58 को 9 भी तो ले सकते हैं। नहीं -12 होता है ना, अगर आप स्टैंडर्ड SI यूनिट्स में ले रहे हैं तो 8.12 into 10 to the power -12। समझ में आया? 8.85 into 10 to the power -12 अगर SI यूनिट्स में ले रहे हैं तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो जितना चार्ज इसके अंदर है वो आपको देखना है। अगर मैं बोल दूं आपको ऐसे सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, उसमें एक Q1 चार्ज रखा है, Q2 चार्ज रखा है, Q3 है, Q4 है, तो फ्लक्स क्या बताओगे? Q1 प्लस में, Q2 प्लस में, Q3 प्लस में, Q4 जो नेट चार्ज है अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। समझ में आई बात? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब साइन के साथ करना। अगर मैं आपको दे दूं एक -Q1 है, एक -Q2 है, दो आपके पास पॉजिटिव है, तो नेट फ्लक्स क्या निकलेगा? इधर साइन के साथ रखना, -Q1 -Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, नेट जो आपके पास चार्ज बचेगा अंदर डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपने अभी एक फॉर्मूला किया कि फ्लक्स, तो मैम ये भी निकाला हम लोगों ने, E.ds या dA का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये निकाला हम लोगों ने। जब क्लोज सरफेस की बात आती है तो हम लोग बोल देते हैं ऐसे, एक सर्कल लगा देते हैं, इंटीग्रेशन थ्रू अ क्लोज सरफेस E.ds। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं तो ये क्लोज सरफेस है, तो मैं छोटे छोटे ds के एलिमेंट्स इसके ऊपर ले रही हूँ, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रही हूँ क्या डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, E.ds छोटे छोटे ऐड कर दूं तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा ना इसमें से। और यही चीज आपके पास गॉस लॉ क्या कहते हैं? दिस इज Q by एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं करना फ्लक्स। जो क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है, इसमें से जो गुजरेगा वो उसके अंदर जो चार्ज है उतना ही फ्लक्स निकालेगा ना। और इसी को मैं साइज बड़ा कर दूं तो भी फ्लक्स उतना ही निकलेगा इसमें से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो उतना ही निकलेंगी। यस और नो? मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। yes does not depend upon shape and size। मैम मतलब हम ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला उसकी जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपको चार्ज कितना है उसके अंदर टोटल। कई बार ऐसा होगा आपको नहीं पता चार्ज, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर हम फ्लक्स निकालेंगे। समझ में आया? यस मैम। अब जैसे मैं आपको बोलूं, ये जो आता। चार्ज है ना, हमेशा याद रखो, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बनता है, मे भी आपके पेपर में आ जाए, जो ये चार्ज है ये होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अगर बाहर कोई चार्ज रख दिया ना +Q4 +Q5, ये फ्लक्स में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। जो अंदर से जो चार्ज लाइंस निकालेगा वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, जो सरफेस से पास कर रहा है। तो टोटल चार्ज एनक्लोज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंस है ये, थोड़ा ध्यान रखेंगे। चार्ज, ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बन सकता है कि आपको बहुत सारे चार्जेस दे दिए, बाहर भी आपको चार्जेस दिखा दिए, कुछ पूछेंगे आपसे कि फ्लक्स किन किन चार्जेस की वजह से होगा, जो अंदर एनक्लोज है। पर फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से आएगा। समझ में आ गई बात? तो दिस इज गॉस लॉ, जो हर जगह एप्लीकेबल तो है पर यूजफुल कुछ कुछ जगहों पे है। वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, a sphere encloses an electric dipole with charges ±3 into 10 to the power -6 coulomb. What is the total electric flux through the sphere? एक sphere है, ठीक है। गॉसियन सरफेस के ऊपर हम अभी बात करेंगे। अभी आप बात करो, अभी समझो कि एक सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, जिसके अंदर जो चार्ज रखा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इधर रखा है +3 into 10 to the power -6 और एक इधर चार्ज रखा है -3 into 10 to the power -6।
तो बताएं इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा स्फीयर से? टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है बेटा? हम 0। 0। जीरो डाइपोल अगर आपने अंदर रख दिया तो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? जीरो 0। मैम 0 समझ में आया? क्योंकि फ्लक्स 0 क्या है? यस बिल्कुल, फ्लक्स क्या है? टोटल चार्ज एनक्लोज विद साइन आप देखेंगे डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो यही चीज हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। आई बात समझ में? हम आंसर Zero. 0 है। 0 है बेटा, 0। ठीक है, अगर मैं +3 और -3 ना लेके +3 दोनों कर देती तो आंसर कुछ आता। अब क्या हो गया? नेट 0। कहने का मतलब क्या है? ये 0 क्यों हुआ? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना निकलेगा उतना इसमें टर्मिनेट कर जाएगा ना, यस मैम राइट? तो बाहर कितना निकलेगा सरफेस से? कुछ ही नहीं निकलेगा। यस मैम। आगे चलते हैं। अब गॉसियन सरफेस क्या है? देखो अब एप्लीकेशन जब हम करेंगे ना तो हमको गॉसियन सरफेस का रिक्वायरमेंट है। तो गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है, इस तरीके से चूज करना है आपको कि वो जो चार्ज है उसके सिमेट्रिक हो। मान लो मैं अगर बात कर रही हूँ, एक स्फीयर है। मैम ये इमेजिनरी होता है? हाँ जी बेटा, ये सरफेस इमेजिनरी होता है? हाँ इमेजिनरी होता है, हम लोग लेते हैं टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। वो लेना कैसे है उसके कुछ 2-3 रूल्स हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। क्योंकि गॉस लो देखो सब जगह लग सकता है, लेकिन हमें तो फायदा दे तभी फायदा है ना। हमें कहाँ यूज करना है? जहां हमें फायदा दे। ऐसे नहीं कि बस उसको सारा टाइम हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पर हमारे को इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। हम कोशिश करते हैं इन 2-3 रूल्स को फॉलो करने की सरफेस चूज करने के लिए। अब जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, और मैं ये एक स्फीयर है, उसके ऊपर +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हूँ। तो जहां मैं निकालना चाहती हूँ उससे पास होता हुआ इस चार्ज के सिमेट्रिक एक गॉस सरफेस कंसिडर कर लेती हूँ, एक स्फीयर ही कंसिडर कर लेती हूँ उसके अराउंड। सिमेट्रिक हो गया ना, वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सिमेट्रिक हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, तो गॉस सरफेस आप कैसे लेते हैं? दैट इज सिमेट्रिक अबाउट चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। देखो अब अगर मैंने ये गॉसियन सरफेस लिया, एक स्फीयर के बाहर स्फीयर ले लिया जिस पॉइंट पर मैं निकालना चाह रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है ऐसे जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक नहीं है सभी जगह पर? मैम एक जैसा सब पर परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा दिमाग में रखना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक हो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। अब आगे आता थीटा बिटवीन द ई एंड ए। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा सरफेस चूज करो ई और ए के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 0 हो या 90 हो। क्योंकि ई डॉट ds का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ई ds cos 90 या cos 0, cos 0 1 होता है, cos 90 0 ही हो जाएगा। तो वो हमारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व कर देता है। तो ये जो सरफेस है वो इस तरह चूज करेंगे हम लोग कि जो एंगल बना रहा है वो 0 या 90 बनाए। अब जैसे ये सरफेस है, जो चूज किया सरफेस है ना, ये पूरा स्फीयर है, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा या नहीं होगा? ऐसे ही। यस मैम। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है वो भी बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर। दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 0। तो हमारा जो फॉर्मूला था phi इक्वल्स टू ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा? सिंपली ई डी एस कोस 0। ठीक है, फिर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे और जो भी आपको लिमिट्स वगैरह दे रखे होंगे उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो कोशिश करना है सरफेस ऐसे चूज करना है कि वो एंगल 0 बना रहा हो या 90 बना रहा हो एरिया वेक्टर के साथ। तो इट शुड नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। ऐसे नहीं हो कि सरफेस आप ऐसे चूज कर लो कि वो इससे ही पास कर जाए, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। आपको सारे चार्जेस को देख के इस तरीके से चूज करना हो किसी पॉइंट चार्ज से पास ना हो रहा हो। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो आप पढ़ने वाले हो वो क्या पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो जैसे कि एक तो ये स्फीयर वाला जो मैंने आपको कराया, ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो इसका गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करोगे ऐसे एक स्फीयर ही कंसीडर करोगे। अगर आउटसाइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो या इनसाइड निकालना चाह रहे हो ऑन द सरफेस, तो सारे के सारे एक स्फीयर ही हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं एक लाइन का जिसके ऊपर प्लस 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करें? एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे।
क्योंकि आपको पता है इसका Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा। तो एक सिलेंडर, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, फिर हमारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा है? मैम रिपीट कर दीजिएगा। क्या रिपीट करूं बेटा? मैम वॉइस चली गई थी, जिससे आपने पहले वाला करवाया था अभी। ये वाला देखो, यहाँ तो मैंने बताया कि एक स्फीयर है, तो स्फीयर का गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही हम चूज कर रहे हैं। अगर आपके पास लाइन चार्ज है, मतलब लाइन के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो हम उसका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है, देखो एक सिलेंडर के अंदर ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऊपर, नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा ऐसे, और एरिया वेक्टर कर्व सरफेस का अगर आप बनाओगे सिलेंडर पे कहीं पर भी, जैसे मैं पेन ले लूं, एक सिलेंडर है ना, इसका एरिया वेक्टर आप कहीं भी बनाओगे ऐसे 90 पे बनेगा हर जगह पे, वैसे 90 बनेगा। तो हर जगह इनके बीच में अगर एंगल देखोगे तो 0 बन रहा है। अगर आप कर्व सरफेस और ई की बात करें तो एरिया वेक्टर और ई में बीच में 0 एंगल बन रहा है। और इधर बात करें तो इधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, ये 90 बन जाएगा। तो हमारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो पाएगा। ओके मैम। अगर शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। इस टेस्ट से पहले शीट तो 100% हमको करना है, शीट और स्फीयर, ठीक है। तो शीट का गॉसियन सरफेस, इस पे प्लस 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 ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका गॉसियन सरफेस हम कैसे मानते हैं? कुछ ऐसे मानेंगे। अब वो सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा ऐसे क्यों माना है। इससे पास होता हुआ, ये अगर मान लो एक शीट है, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस मानेंगे कुछ ऐसे। मान लो मैं अगर दिखाऊं, कुछ ऐसे इससे पास हो रहा है, ये एक सिलेंडर इससे पास हो रहा है दोनों तरफ। समझ में आया? वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड कि ऐसे क्यों माना। मैम ऐसे क्यों लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 ही हमारे टॉपिक में है, सिलेबस में है, शीट, सिलेंडर और स्फीयर। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन कीजिए, ये फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस प्लेट। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस प्लेट, सिलेंडर, क्यूब। ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे आज, फिर आप जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस प्लेट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था कि एक क्लोज्ड सरफेस से, गॉस लॉ की हेल्प ले रहे हैं हम लोग। आपको क्या करना है? गॉसियन सरफेस मानना है। गॉसियन सरफेस इस चार्ज के अराउंड ऐसे मानो कि वो सिमेट्रिक हो, पहली बात, ठीक है। और फिर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो एक शीट अगर है मेरे पास, तो इसका हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं? ये लेंथ मान लो क्या है, a/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये जो नीचे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, क्या इस साइड को लेके मैं क्यूब नहीं इमेजिन कर सकती? कर सकते हो ना? एक क्यूब इमेजिन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, जिसके सेंटर में ये रखा है। जैसे पूरा ये ए है, तो अगर आप बात करें एक क्यूब कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे, राइट। अब आपको इमेजिन करने पड़ेंगे सरफेसेस। तो अब इस क्यूब के अंदर क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इस क्यूब से मुझे ये बता दो कितना फ्लक्स निकलेगा। एक गॉसियन सरफेस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इस क्यूब से निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन में था कि एक सरफेस से कितना निकलेगा। तो इस क्यूब में टोटल सरफेसेस कितना है? 6 में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो फ्रॉम 1 फेस कितना निकलेगा बताओ? अगर 6 में से आप बोल रहे हो कितना नंबर ऑफ लाइंस निकल रहा है, यूनिटरी मेथड, एक सरफेस से या एक फेस से कितना निकलेगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। आई बात समझ में? ऐसे करना। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, वो मैंने उसकी सरफेस के ऊपर रख दिया, और ये मान लो लेंथ कुछ है L/2 ले लो, चलो, ठीक है। तो इसका गॉस सरफेस आप कैसे कंसिडर करोगे? ऐसे ऊपर ही करोगे ना, इस तरीके से। अब पूरे सिलेंडर में से कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और आधे सिलेंडर में से अगर निकालने को बोला है तो कैसे निकालोगे? सिलेंडर पूरा क्यू बाय एप्सिलॉन, आधे में से कितना हो जाएगा? क्यू बाय में 1/2। ठीक है। अब आगे वाला करो, क्यूब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने वाले।
फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू फ्रॉम दिस क्यू, और क्यू कहाँ रखा है, मान लो यहां रखा है क्यू आपका। अब क्या करें, इमेजिन 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 इमेजिन, यूज योर क्रिएटिविटी। ड्राइंग मैम दोबारा बता हाँ करना वॉइस दिमाग। ब्रेक हो रही है हाँ जी बेटा, मैम, वॉइस ब्रेक हो गई थी, दोबारा बता दीजिए क्या दोबारा बताऊं? जो आपने भी कहा था। लास्ट वाला। ये वाला, इसमें क्या है देखो, आपने पूरा सिलेंडर इमेजिन कर लिया और उसके बीच में क्यू रखा हुआ है, तो पूरा सिलेंडर में से तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा। गॉस लॉ यही कहता है कि क्लोज सरफेस से कितना जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो भी उसके अंदर चार्ज है। लेकिन इन्होंने पूछा कितने से, एक्चुअल मेरा कितना था, आधा ही सिलेंडर था ना जिसमें से मुझे निकालना था, तो उसका आधा कर दिया। मैम मतलब हमने इसको आधा सिलेंडर इमेजिन किया। हाँ, हमने गॉस सरफेस कंसिडर कर लिया। गॉस सरफेस क्या हो गया, जो इस पूरे को एक सिलेंडर समझ लो, वो एक गॉस सरफेस हो गया, उसमें से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि जो नीचे आपको ये ग्रीन कलर में दिखा रखा है, इसमें से कितना है, तो सिमेट्री यूज करना है आपको। जैसे सरफेस था, ये आपका क्यूब वाला सरफेस था, उस सरफेस को कंसिडर करके सिमेट्रिक एक फिगर सोचो, उस पूरा क्लोज फिगर में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, फिर जिसमें से पूछा है उतना निकाल दो। मैम कितनी देर क्या रह गई? कितनी देर का रह गया, लास्ट क्वेश्चन है, करो करो, आएगा पक्का जरूर क्वेश्चन। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं एक स्टूडेंट, क्या नाम है बेटा? अमर। नहीं आएगा हमारी आंसर। अब यहां पर आपको अगर गॉस सरफेस कंसिडर करना है ना, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा एक क्यूब रखा है इधर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसे क्यूब रखा है इधर, आपको मैम बट देते क्यों नहीं है फिर ऐसा क्यूब? आपको इस चार्ज को एनक्लोज करना है। एक आगे रखा होगा ऐसे, ठीक है, एक इधर आ जाएगा आपके पास, ये तो हो गया नीचे। ऐसे ही आपके पास ऊपर बनेंगे, मैम तो घर बन गया। घर बन गया, ये देख लो, घर बना दिया मैंने। थोड़ा समझ में आ जाएगा, ध्यान से पिक्चर पे फोकस करें। ऐसे ही आपके पास क्या है, ये आगे बन जाएगा ऐसे। मैम क्यू बाय 42 एप्सिलॉन नॉट। नो, तो आप देख रहे हो कि अब देखो 4 क्यूब नीचे है, 4 क्यूब ऊपर, सेंटर में आ गया ना वो, ठीक है। तो आप कह सकते हो अब इस पूरा फिगर से, ये जो मैंने गॉस सरफेस बना लिया, पूरा एक बड़ा क्यूब बना लिया, ठीक है, ये मेरे पास इसमें से आएगा क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे निकालना है इसमें से एक क्यूब में से, 8 क्यूब है इसके अंदर, एक क्यूब में से कितना, क्यू बाय में क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 क्यूब। अब सवाल थोड़ा और चेंज करते हो, फ्रॉम 1 सरफेस ऑफ दिस क्यूब बताओ कितना होगा। अब एक क्यूब निकाल लो, एक क्यूब जो था मेरे पास उसमें से कितना हो गया, ये जो क्यूब मैंने पहले ओरिजिनली आपको दे रखा था, इसमें से निकाल लिया आप लोगों ने। क्यू बाय 6 में से एक निकालना। यस मैम। यहाँ मैम ऊपर वाला होगा जो मैंने बताया था, क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। सोचो सोचो मैम सोचो, आदर्श पूछ रहे हैं। इसमें देखो क्या हो मैम रहा है, 3 सरफेसेस में से तो जाएगा ही नहीं फ्लक्स। जो लाइन उसका पैरेलल काट रहा है उसको, जिसको ये वाला हो गया सरफेस ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला हो गया, और ये जो आगे आपको दिख रहा है इसमें से जाएगा ही नहीं। बच्चे कितने, 3, 113। यानी क्यूब में 3 सरफेसेस से जा रहा है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से कितना जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन मैम नॉट। 48 मैम 48 यस, 1 एप्सिलॉन केस नॉट। कितना हो जाएगा, क्यू बाय में 20 एप्सिलॉन नॉट। 48 का हाफ हो जाएगा इसमें। 48 8 है वहां पे। मैम 16 थे ना टोटल, तो एक में 4 थे। 16 क्या बोल रहे हो, फेसेस? यस मैम। नहीं नहीं, देखो सबसे पहले तो एक क्यूब से निकलेगा, टोटल जितने 8 क्यूब है, 8 क्यूब से हमारा आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से कितना आया, 1/8 कर देंगे, ठीक है। अब ये जो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, ये एक क्यूब से, टोटल एक क्यूब के 6 फेसेस है, ठीक है, तो उसमें से जा रहा है, लेकिन उनमें से 3 फेसेस में जाएगा ही नहीं,
क्योंकि वो पैरेलल उनको टच कर रहा है ना। वहां आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 एंगल बन रहा है, तो 3 फेसेस में से नहीं जाएगा, सिर्फ 3 फेसेस में से जाएगा। तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली 3 फेसेस में से जा रहा है और 1 फेस में से निकालना है, तो Q में 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना चाहिए समझ में नहीं आया। टेस्ट में, देखते हैं। ठीक है, तो मैम ये वो बता देना कि कौन कौन से सरफेस से वो परपेंडिकुलर हो जाए। कौन कौन से सरफेस से वो परपेंडिकुलर होगा। देखो इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं। फिर यहां रखा है ना मेरा चार्ज, और इस क्यूब से मेरा आ रहा है Q में 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें से अगर बात करें आप, जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, या इस पे आएगा, या फिर आगे वाले पे आएगा। ठीक है, ऊपर वाले और 2 ऐसे साइड वाले, इनका एरिया वेक्टर ऐसे होगा ऊपर, और इसका आपकी तरफ आगे की तरफ, और ये सरफेस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E(S cos 90) 0। समझ में आई बात? मैम ये जो हमारी तरफ वाला है उस पे परपेंडिकुलर नीचे की साइड जा रहा है। नहीं, आपकी तरफ वाला जो है, मान लो ये वाले फेस की बात कर रहे हो ना, इसमें Yes, फील्ड लाइंस जो इसके अंदर जाएगा और आपकी तरफ परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड। 3D सरफेस में ऑलवेज नॉर्मल आउटवर्ड लेना ना आपको, आउटवर्ड ऐसे। इधर भी ये एरिया वेक्टर है, ये आपकी तरफ कुछ ऐसे आ रहा होगा, और इसमें से जो फील्ड लाइंस जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया ना इनके बीच में, जो इसमें से जाएंगी इनके बीच में 90, और परपेंडिकुलर रहेगा सबका। ये 90 हो गया, तो इसमें से तो जाएगा ही नहीं। बचे हुए 3 फेसेस में से इतना फ्लक्स है जो उसको कट करेगा। फ्लक्स क्या है, जो परपेंडिकुलर उसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 फेसेस में से है, 3 फेसेस में से ये 1 फेस में से कितना हो जाएगा बेटा, Q में 24 24। समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन आदर्श पूछ रहा था कि इमेजिन उसमें करना है ना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो अभय, बोलो। मैम आदर्श पूछ रहा है कि इमेजिन उसमें करना है ना जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो चार्ज दे दिया तो फील्ड लाइंस तो है ही ना, और फील्ड लाइंस हैं और सरफेस दे दिए तो सरफेसेस को काटेंगे भी, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फ्लक्स है ना। और फिर अब वो फिगर क्या है, कहाँ प्लेस कर रखा है, कहाँ से निकालना है, वो सारा प्रैक्टिस, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। मैम ये Q/8 एप्सिलॉन नॉट किसका आएगा? ये इस पूरा क्यूब से आएगा। ये क्या आ रहा है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा क्यूब से आ रहा है बेटा। मैम ये एक पूरा क्यूब से है, जिसमें से 3 फेसेस में से नहीं है, 3 फेसेस में से है। मैम फिर ये 2 से वो 8 को मल्टीप्लाई किया है। 3, यस। अगर 3 फेसेस में से Q/8 एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस में से कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, Q/24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसमें बस समझने वाली बात इतनी ही है कि 3 फेसेस में से नहीं गुजरेगा। जो Q/8 एप्सिलॉन नॉट है वो सिर्फ 3 फेसेस से जा रहा है। पहले तो हमने निकाला इस पूरा क्यूब से कितना जा रहा है, और पूरा क्यूब को मैंने खोल के देखा तो उसमें 3 में से ही जा रहा है भाई, यानी Q/8 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ 3 फेसेस में से गुजर रहा है, तो 1 में से कितना हो गया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। यस मैम। जहां फ्लक्स है वही तो आप इमेजिन करेंगे ना। यस मैम। फ्लक्स कहाँ है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, ये वाला आप लोग खुद करो। फ्लक्स थ्रू क्यूब, इस क्यूब में से आपको निकालना है, और मैंने उसके ऊपर रखा है सेंटर में, फेस के सेंटर में रखा है, तो कैसे करें? Q/5 एप्सिलॉन। मैम वो तो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर। पहले तो आप ये करो, कोशिश करो इसको सेंटर में लाने की चार्ज को। तो आपको क्या करना है, ऊपर ही तो क्यूब लगाना है, 2 ही तो क्यूब होंगे, 3 क्यूब आएंगे। Q/2 एप्सिलॉन नॉट। 2 ही तो क्यूब आएंगे। और आप अगर मान लो ऊपर बना रहे हो, यहाँ आपने बना दिया, ये बना दिया आपने ऐसे। ठीक है, अब ये पूरा फिगर से कितना जा रहा है, Q/एप्सिलॉन नॉट, राइट। मैम 1/2 जाएगा। तो उससे क्यूब से कितना है, यस,
Q बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगला सवाल क्या है, इसका आंसर हो गया ये। अगला है फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब। अब देख लो इस पूरा क्यूब से तो कितना है, यानी कि अगर मैं पूरा क्यूब की बात करूं यानी 6 फेसेस हो गए ना, तो 6 फेसेस में से Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन उनमें से एक फेस से नहीं जाएगा। किससे? जिसपे ये रखा है, Q by ठीक है? 10 epsilon Q naught. by 10 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएगा ना, इसी सरफेस के ऊपर जो है, और इसका Yes, ma'am. एरिया वेक्टर नॉर्मल है, तो ये एक फेस से नहीं आएगा, यानी कि Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 5 ही By फेसेस 10 है। एप्सिलॉन नॉट। तो 5 फेसेस से कितना है? Q बाय में 2 2 by 10 2 एप्सिलॉन 1 नॉट। फेस से कितना हो जाएगा? Q बाय 2 में by 10। 10 एप्सिलॉन नॉट। अभी आया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो गॉसियन सरफेस कंसिडर ऐसे करो, सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? फिर आप वहां देखेंगे पूरा सरफेस से कितना आ रहा है, फिर किसमें से पूछा है, एक कॉर्नर से पूछा है, एक फेस से पूछा है, या सिर्फ एक क्यूब से ही पूछा है, वो आपको देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्लियर है सबको? अब जैसे यहाँ अगर मुझे इसकी बात करनी थी ना, तो एक क्यूब रखने से बात नहीं बन रही थी, क्योंकि ये फिर चार्ज एनक्लोज नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना कि चार्ज जो है वो एनक्लोज हो जाए एक सरफेस के अंदर, पूरा घिर सेंटर जाए, पे। ठीक है? तो वो घिरेगा कब? जब चारों तरफ इसके ऊपर नीचे क्यूब रखेंगे तभी घिरेगा वो। समझ में आई? यस मैम। यस चलो मैम। एक क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बन सकते हैं। A sphere of S1 of radius R1 encloses a charge Q. If there is another concentric sphere of radius R2 and there be no additional charge between S1 and S2, find the ratio of electric fluxes through S1 and S2. दिखने में इतना भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, इतना आसान है। प्रॉपर्टी बताई थी, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। मान लो ये क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है ये, 1:1। रेडियस क्या है? R1, ठीक है? एनक्लोजेस अ चार्ज Q, इसके अंदर एक चार्ज Q रखा हुआ है। इफ देयर इज अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक यानी सेम सेंटर वाला स्फीयर, एक स्फीयर बाहर एक और है जिसका रेडियस कितना दे दिया इन्होंने? R2, ठीक है? एंड देयर इज नो एडिशनल चार्ज बिटवीन S1 एंड S1, ये S1 है, ये S2, कोई अदर चार्ज नहीं रखा है बीच में, सिर्फ एक चार्ज रखा है पहले वाले के अंदर। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस थ्रू S1 एंड S2। S1 में से कितना फ्लक्स जाएगा? Q by epsilon naught. अब बात करो बाहर वाले स्फीयर से कितना जाएगा? कितना ही जाएगा? उसने भी तो यही चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मेरे को रेशियो निकालना पड़े, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1:1। 1 ratio. 1:1। समझ में आ गई बात? कर लोगे अभी? Yes, sir. मोस्टली Yes, ma'am. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, अब प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग इसके एप्लीकेशन।